वंदे मातरम दोस्तों भले ही आज मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया हो, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब हमारी तकनीक इतनी उम्दा नहीं हुआ करती थी और कई बहुत सारे ऐसे क्रूअल मेडिकल प्रैक्टिसेस किए जाते थे जिसमें होने वाले दर्द को आप और हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे आंखों के रास्ते स्टील के एक पिन को घुसाकर दिमाग के एक भाग को निकाल देना हो या स्कल में बिना किसी एनेस्थीसिया दिए ही ड्रिल कर देना हो। सो गाइज, मैं आपको ऐसे ही कुछ दर्दनाक मेडिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसे प्राचीन समय में इस्तेमाल में लाया जाता था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लड लेटिंग की। ब्लड लेटिंग में शरीर से खून को निकालने के लिए तरह तरह के तरीकों का इस्तेमाल किया जाता था। इसे दुनिया की सबसे प्राचीन मेडिकल ट्रीटमेंट प्रैक्टिसेस में से एक माना जाता है। हजारों साल पहले इसका जन्म इजिप्ट में हुआ था और फिर धीरे धीरे वह आसपास के देशों में भी फैलता गया, क्योंकि इस समय के डॉक्टरों का मानना था कि अगर हमारे शरीर को किसी भी तरह की बीमारी लगी है उसे हमारे खून से ही बाहर निकाला जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, उस वक्त तक डॉक्टरों को यह नहीं पता था कि हमारे शरीर में हमारा हार्ट हमारे खून को प्यूरिफाई भी करता है, और शायद इसीलिए यह माना जाता था कि अगर आपको बुखार हुआ है, सर दुख रहा है या कोई भी अन्य शारीरिक परेशानियां आई तो इसका मतलब यह था कि यह शरीर में मौजूद गंदे खून की वजह से हो रहा है, और इसे ठीक करने के लिए शरीर से खून का निकलना बेहद जरूरी समझा जाता था। और इसके लिए ही फिर इस पद्धति, जिसे ब्लड लेटिंग कहा जाता है, का इस्तेमाल किया जाने लगा। दोस्तों, उस वक्त ब्लड लेटिंग को दो तरह से किया जाता था। पहले तरीके में एक मेटल या लकड़ी का एक शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता था और दूसरे तरीके के लिए लीच का यूज किया जाता था। जी हाँ दोस्तों, हम उसी लीच की बात कर रहे हैं जो नदियों और तालाबों में पाए जाते हैं और शरीर पर चिपक कर खून चूसते हैं। दोस्तों, लीच के इस्तेमाल से पहले शरीर के उस अंग पे जहां पर ब्लड लेटिंग होना है पिन चुभोकर कुछ खून निकाल दिया जाता था, ताकि लीच वहां आसानी से चिपक सके और खून को चूस सके, और इस तरह से ब्लड लेटिंग को परफॉर्म किया जाता था। लेकिन दोस्तों, आपको हम यह बताते चले कि यह जो प्रैक्टिस हुआ करती थी, यह जो ट्रीटमेंट की पद्धति थी, इसे सिर्फ सर्जन ही नहीं किया करते थे, बल्कि उस वक्त के कुछ ऑथराइज्ड बार्बर्स भी, यानी कि नाई भी इस प्रैक्टिस को परफॉर्म कर सकते थे। और इसी वजह से आप किसी भी यूरोपियन बार्बर शॉप पर अगर बाहर रेड व्हाइट कलर के एक रॉड को देखें तो समझ लीजिएगा कि पुराने जमाने के हिसाब से यहाँ पर ब्लड लेटिंग की सेवा भी उपलब्ध है। दोस्तों, ब्लड लेटिंग की प्रसिद्धि का अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि इसे जॉर्ज वॉशिंगटन ने भी अपनाया हुआ था, और इसलिए ही उस वक्त ब्लड लेटिंग को स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक माना जाता था, क्योंकि काफी सारे फेमस और प्रसिद्ध लोग भी इसके प्रैक्टिसेस को अपनाते थे। दोस्तों, अब हम जिस प्राचीन मेडिकल टेक्निक की बात करने वाले हैं उसका नाम है लेबोटॉमी। सो गाइज, मैं आपसे यह पूछना चाहूंगा कि क्या हो अगर आपने अपने डॉक्टर के पास एक लकड़ी के हैंडल में पतली सी स्टील की निडल रखी हुई देखी और जिसके तरफ इशारा करता हुआ डॉक्टर आपसे कहता है कि इसे वो आपकी आंखों के रास्ते आपके स्कल से होता हुआ आपके दिमाग तक डाल देगा, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि दिमाग के फ्रंटल लोब से कनेक्टेड होता है, उसे चीरकर या काटकर डिस्कनेक्ट कर देगा। सुनने में यह बहुत ही डरावना और जानलेवा लगने वाला मेडिकल ट्रीटमेंट प्राचीन काल में एलिगेडली साइकोसिस, या फिर आसान भाषा में एक तरह की मेंटल इलनेस या पागलपन को ठीक करने के लिए किया जाता था। उस निडल के जरिए पुराने समय में होने वाली इस तरह की मेडिकल प्रैक्टिसेस को ही लेबोटॉमी कहा जाता था। गाइस, ये एक बहुत ही क्रूर ट्रीटमेंट हुआ करती थी, क्योंकि इसकी वजह से जो पेशेंट होते थे वे अपने दिमाग के फ्रंटल लोब्स को खो देते थे। आपको यह भी बताते चले कि हमारी जो पर्सनालिटी होती है, जो हम कम्युनिकेट करते हैं, हमारा जो कम्युनिकेशन होता है, हमारी जजमेंट होती है, इन सब को हमारे दिमाग का जो फ्रंटल लोब वाला हिस्सा है वही कंट्रोल करता है। मतलब कि हम यह भी कह सकते हैं कि हमारी सारी भावनाएं, भूख प्यास, बहुत कुछ हद तक इसी भाग से कंट्रोल होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि फ्रंटल लोब के बिना आप भूख लगने पर खाना भी नहीं मांग पाएंगे। गाइस, लेबोटॉमी को भले ही बहुत ज्यादा क्रूर और अपमानित करने वाला ट्रीटमेंट कहा जा सकता है, लेकिन उस समय के डॉक्टरों के पास इसके अलावा रोगियों को ठीक करने का और कोई भी चारा नहीं होता था। काफी नई होने के बावजूद भी यह ट्रीटमेंट उस वक्त काफी चर्चित हो गई थी, क्योंकि उस समय के अनुसार यह काफी कारगर साबित होती थी। किसी भी मेंटली इल व्यक्ति को जब यह ट्रीटमेंट दिया जाता था तब उसकी किसी भी चीज के बारे में सोचने समझने की क्षमता जो थी वह चली जाती थी, और ऐसे ही उनका मानना था कि उसका पागलपन का इलाज भी हो जाता था।
लेकिन फिर भी ठीक न होने वालों की संख्या ज्यादा होती थी। बावजूद इसके इस ट्रीटमेंट की खोज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एंटोनियो अगास माइनोस को इसके खोज के लिए अवार्ड भी दिया गया। दोस्तों, जिस ट्रीटमेंट की हम आप बात करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेपैनिंग। ट्रेपैनिंग शब्द है, इसका जन्म ग्रीक के ट्रेपैनन शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस, मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके द्वारा बोरिंग के होल्स को ड्रिल किया जाता है। जैसा कि इसका मतलब है वैसा ही इसमें परफॉर्म भी किया जाता है। जी हाँ गाइस, इसमें क्या किया जाता है कि स्कल में सीधा एक ड्रिलर से ड्रिल बनाया जाता है और फिर अंदर जो दिमाग है उसका इलाज किया जाता है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात और पेनफुल बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस, कि ये पूरा का पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस के दौरान इंसान को कोई भी एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, मतलब पूरे सेंस और होशो हवास में ये कर दिया जाता था। तो दोस्तों, ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यह दुनिया की सबसे दर्दनाक ट्रीटमेंट्स में से एक है। फ्रांस के एक बरियल साइट से ट्रेपैनिंग परफॉर्म किया हुआ एक मानव स्कल बरामद हुआ, जो लगभग 7000 वर्ष पुरानी थी। और इससे ही यह अनुमान लगाया गया कि 7000 वर्ष पूर्व भी ट्रेपैनिंग का प्रयोग किया जाता रहा होगा। और इसी हिसाब से यह दुनिया की सबसे प्राचीन मेडिकल ट्रीटमेंट पद्धतियों में से एक थी। इसके इतने प्राचीन होने की वजह से भी ऐसा भी माना जाता है कि मायंस एंड एस्टिक्स भी इसका इस्तेमाल करते रहे होंगे। लेकिन गाइस, वो इस तकनीक को तंत्र मंत्र और अंधविश्वास से जुड़े अपने मान्यताओं की वजह से अपनाते थे। वो भूत प्रेत भगाने के लिए लोगों का स्कल यानी कि खोपड़ी को खोल देते थे और उनके खोपड़ी से निकले हुए टुकड़ों से एक पेंडेंट जैसा बनाकर उसे ताबीज की तरह गले में पहनते थे। लेकिन दोस्तों, 7000 साल पुराने मेडिकल साइंस के हिसाब से इस तकनीक से एपिलेप्सी, मेंटल इलनेस और कुछ हद तक अंधेपन को भी ठीक किया जाता था। हालांकि यह ट्रीटमेंट मरीजों को बिना एनेस्थीसिया दिए दी जाती थी, लेकिन इसका जो इफेक्ट था काफी कारगर और अच्छा साबित होता था। 16वीं शताब्दी में यह ट्रीटमेंट काफी ज्यादा चलन में थी और इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ऑरेंज के प्रिंस फिलिप ने भी यह ट्रीटमेंट लिया हुआ था, और वो भी एक बार नहीं, पूरे 17 बार। मतलब उनके स्कल में 17 बार होल्स किए गए थे ताकि उनकी बीमारी ठीक की जा सके। गाइस, मॉडर्न मेडिसिन की माने तो आज भी कई केसेस में यह ट्रीटमेंट कारगर साबित होती है, बट थैंक्स टू द एनेस्थीसिया, जिसकी वजह से प्राचीन समय में किया जाने वाला यह दर्दनाक ट्रीटमेंट अब उतना पेनफुल या दर्दनाक नहीं रह गया है। एनेस्थीसिया की प्रैक्टिस आज भी ब्रेन ब्लीडिंग ठीक करने के लिए की जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब एनेस्थीसिया की मदद से इसे बिना दर्द के परफॉर्म किया जा सकता है, और स्कल में किए गए जो होल्स होते हैं उसे भी बाद में बोन की सहायता से उस पैच को भर दिया जाता है, जिसे पुराने समय में होल करने के बाद उसे खुला ही छोड़ दिया जाता था। दोस्तों, हम आपको एक और हैरान करने वाला फैक्ट बताते चलें कि सन 1965 में बार्ट ह्यूज नामक एक इंसान थे। उन्होंने एनेस्थीसिया की मदद से खुद को ही ये ट्रीटमेंट दे दिया। जी हाँ गाइस, उन्होंने क्या किया कि इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन लिया और एनेस्थीसिया देने के बाद खुद ही उस ड्रिल मशीन से अपने स्कल में होल किया और अपना खुद का ट्रीटमेंट कर लिया। सो गाइस, आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि लाइफ में आप भी किस पेनफुल ट्रीटमेंट के थ्रू गुजरे हुए हैं। और गाइस, अगर आपको हमारा यह अंक अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और वीडियो, और हम ऐसे ही बहुत सारी चीज और बहुत सारे फैक्ट्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।